ईरान युद्ध के बीच 5 मार्च 2026 की उस ढलती शाम को हिंद महासागर की लहरों के नीचे कुछ ऐसा घटा जिसने सुपर पावर्स की रातों की नींद हराम कर दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे का एक विशालकाय पहाड़ जैसा जहाज जो आधुनिक हथियारों और रडार से लैस हो, वह पलक झपकते ही समंदर की गहराइयों में कैसे दफन हो सकता है? आखिर वह कौन सी ताकत है जो बिना किसी शोर शराबे के पानी के अंदर ही अंदर अपना शिकार ढूंढ लेती है और उसे संभलने का एक मौका भी नहीं देती? आज समंदर के उस मूक गवाह की बात करेंगे जिसने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को अपने दफ्तरों में दोबारा से प्लानिंग करने पर मजबूर कर दिया है। तारीख थी 5 मार्च 2026 और जगह थी हिंद महासागर का वह हिस्सा जहां से दुनिया का व्यापार गुजरता है। ईरान का सबसे आधुनिक और ताकतवर जंगी जहाज आइरिस डीना अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लहरों पर तैर रहा था। ईरान को अपनी इस ताकत पर नाज था, लेकिन अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है और कुछ ही मिनटों में वह जहाज इतिहास के पन्नों में सिमट जाता है। अमेरिका ने अपनी एक परमाणु पनडुब्बी से छोड़े गए घातक टॉर्पीडो के जरिए इस जहाज को समंदर की तलहटी में पहुंचा दिया है। ये खबर आग की तरह फैली और इसने चीन से लेकर इजराइल तक सबको सन्न कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक जहाज का डूबना है या फिर आने वाले किसी बड़े वैश्विक बदलाव की आहट? आइरिस डेना कोई मामूली जहाज नहीं था। यह ईरान की नौसेना का गौरव था जिसे उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। लेकिन अमेरिकी नौसेना के एक सटीक टॉर्पीडो हमले ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। टॉर्पीडो, जिसे समंदर का यमराज कहा जाता है, उसने अपना काम इतनी सफाई से किया कि जहाज के क्रू को यह समझने का वक्त भी नहीं मिला कि उन पर हमला कहां से हुआ है। यह हमला हिंद महासागर में हुआ है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती इस तल्खी ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। अब जरा इस यमराज यानी टॉर्पीडो की ताकत को गहराई से समझते हैं। टॉर्पीडो असल में एक ऐसा हथियार है जो पानी के अंदर एक छोटी पनडुब्बी की तरह चलता है। इसमें अपना इंजन होता है, अपना दिमाग यानी गाइडेंस सिस्टम होता है और यह भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर चलता है। जब अमेरिका की पनडुब्बी ने आईआरआईएस डेना को अपने निशाने पर लिया होगा तो उसने चुपचाप इस लोहे के काल को पानी में छोड़ दिया होगा। पानी के अंदर टॉर्पीडो की रफ्तार और इसकी अचूक क्षमता ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री हथियार बनाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टॉर्पीडो काम कैसे करता है। यह पूरी तरह से विज्ञान और खासकर न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टॉर्पीडो का इंजन पानी को पीछे की तरफ बड़ी तेजी से धकेलता है, जिससे टॉर्पीडो को आगे बढ़ने के लिए जबरदस्त धक्का मिलता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती होती है। समंदर की गहराई में ऑक्सीजन नहीं होती और किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो फिर टॉर्पीडो पानी के अंदर आग कैसे उगलता है? इसका जवाब है ऑटो फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। आधुनिक टॉर्पीडो में एक खास किस्म का केमिकल ईंधन इस्तेमाल होता है जिसे जलने के लिए बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ही ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो गर्मी पाकर फैलते हैं और गैस पैदा करते हैं जो टरबाइन को घुमाती है। यही वजह है कि इसे बगैर ऑक्सीजन वाला आग उगलने वाला दानव कहा जाता है। जब यह आईआरआईएस डेना की तरफ बढ़ा होगा तो इसकी रफ्तार इतनी तेज रही होगी कि जहाज के एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाए होंगे। आईआरआईएस डेना के डूबने की प्रक्रिया को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टॉर्पीडो जहाज के किनारे से नहीं टकराता, बल्कि वह जहाज के बिल्कुल नीचे जाकर फटता है। इसे प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कहते हैं। जब यह जहाज के नीचे फटता है तो पानी में एक बहुत बड़ा बुलबुला पैदा होता है। यह बुलबुला जहाज को ऊपर की तरफ उछालता है और जैसे ही बुलबुला फूटता है, जहाज के नीचे से पानी का सहारा खत्म हो जाता है। नतीजा ये होता है कि जहाज अपनी ही भारी वजन की वजह से बीच से 2 टुकड़ों में टूट जाता है। आइरिस डेना के साथ भी यही हुआ। इस घटना ने इजराइल को एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि ईरान के बढ़ते कदम उसके लिए हमेशा से चिंता का विषय रहे हैं। वहीं चीन, जो हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है, इस हमले से हैरान है। उसे अंदाजा नहीं था कि अमेरिका इतनी आक्रामकता के साथ रिएक्ट करेगा। 2026 में तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि अब जंग के मैदान में इंसान कम और मशीनें ज्यादा लड़ रही हैं। ये टॉर्पीडो हमला इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। समंदर के अंदर टॉर्पीडो अपना रास्ता कैसे ढूंढता है? इसके लिए इसमें सोनार तकनीक का इस्तेमाल होता है। यह आवाज की लहरें छोड़ता है और जब वे लहरें दुश्मन के जहाज से टकराकर वापस आती हैं, तो टॉर्पीडो का कंप्यूटर समझ जाता है कि शिकार कितनी दूर और किस दिशा में है। इसे एक्टिव होमिंग कहते हैं।
कुछ टॉर्पीडो तो दुश्मन के जहाज के इंजन की आवाज का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। IRIS डेना को बचाने की सारी कोशिशें इसलिए नाकाम रहीं क्योंकि अमेरिकी टॉर्पीडो ने उसकी ध्वनि छाप यानी साउंड सिग्नेचर को पहचान लिया था। भारत के नजरिए से देखें तो हिंद महासागर में इस तरह की हलचल हमारे लिए बहुत मायने रखती है। भारत अपनी समुद्री सीमाओं को लेकर हमेशा से सजग रहा है और 2026 तक आते आते हमारी नौसेना भी दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में शुमार हो चुकी है। अमेरिका का यह कदम दिखाता है कि वह इस क्षेत्र में अपनी धाक कम नहीं होने देना चाहता। पाकिस्तान की हालत तो इस खबर को सुनकर वैसे ही खराब है, क्योंकि उसकी नौसेना के पास ऐसे हमलों से बचने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। आज के दौर में टॉर्पीडो केवल एक हथियार नहीं रह गया है, बल्कि यह एक स्टेल्थ किलर बन चुका है। यह चुपचाप आता है और काम तमाम करके गायब हो जाता है। IRIS डेना का डूबना दुनिया की तमाम नौसेनाओं के लिए एक चेतावनी है। अगर आपके पास बेहतरीन रडार हैं, तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि खतरा आसमान से नहीं, पानी के नीचे से आ रहा है। यह आधुनिक युद्ध का वह चेहरा है जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसका किया हुआ विनाश नजर आता है। इस हमले के पीछे की राजनीति को भी समझना जरूरी है। ईरान पिछले कुछ समय से लाल सागर और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा था। उसके जंगी जहाज बार बार उन रास्तों से गुजर रहे थे जो ग्लोबल ट्रेड के लिए लाइफलाइन माने जाते हैं। अमेरिका ने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने अपनी साइलेंट पावर का इस्तेमाल किया। आयरिस डेना का मलबा अब समंदर की गहराइयों में कहीं पड़ा होगा, जो यह गवाही दे रहा है कि समंदर के राजा आज भी वही हैं जिनके पास सबसे घातक टॉर्पीडो तकनीक है। जरा सोचिए, उस वक्त जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स पर क्या गुजरी होगी। अचानक एक तेज गूंज और फिर सब कुछ खत्म। टॉर्पीडो जब फटता है तो वह केवल लोहे को नहीं तोड़ता, वह दुश्मन के हौसलों को भी तोड़ देता है। 2026 की इस घटना ने मिडिल ईस्ट के समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ईरान अब जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन क्या उसके पास अमेरिका की पनडुब्बियों का कोई कांट है? ये एक बड़ा सवाल है। तकनीकी रूप से देखें तो टॉर्पीडो के विकास में भारत ने भी लंबी छलांग लगाई है। हमारी स्वदेशी वरुणास्त्र टॉर्पीडो भी अब दुनिया के बेहतरीन हथियारों को टक्कर दे रही है। लेकिन अमेरिका ने जिस मार्क 48 या उसके एडवांस वर्जन का इस्तेमाल IRIS डेना को डुबोने में किया है, उसकी मारक क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। यह टॉर्पीडो 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से छोड़ा जा सकता है और इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। पानी के अंदर इतनी रफ्तार किसी भी जहाज के लिए मौत का वारंट है। इस पूरी घटना में न्यूटन के नियमों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। टॉर्पीडो का प्रोपेलर जब पानी को पीछे काटता है तो वह उसी दबाव का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। इसे हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। टॉर्पीडो की बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह पानी के रेजिस्टेंस यानी घर्षण को कम से कम कर सके। यही वजह है कि यह इतनी आसानी से पानी के अंदर मछली की तरह तैरता हुआ अपने शिकार तक पहुंच जाता है। IRIS डेना के डूबने के बाद अब हिंद महासागर में कोल्ड वॉर जैसे हालात बन गए हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ ईरान, चीन और रूस का गठबंधन। भारत के लिए यह स्थिति बहुत नाजुक है। हमें अपनी दोस्ती और अपने हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात साफ है, 2026 का यह साल समुद्री युद्ध के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसने दुनिया को टॉर्पीडो की असली ताकत का एहसास कराया है। ईरान की इस हार ने पाकिस्तान को भी गहरा सदमा दिया है। पाकिस्तान हमेशा से ईरान के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने के सपने देखता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि समंदर की जंग केवल जज्बात से नहीं बल्कि तकनीक से जीती जाती है। अगर अमेरिका हिंद महासागर में इतना सक्रिय है तो इसका मतलब है कि वह चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। चीन के जो जहाज पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर डेरा डाले रहते हैं, उनके लिए भी यह एक सीधा संदेश है। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो इस हमले के बाद पैदा हुआ है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने यह हमला अकेले किया होगा या फिर उसे किसी क्षेत्रीय शक्ति का खुफिया सहयोग मिला था? समंदर की गहराइयों में राज बहुत गहरे दबे होते हैं। IRIS डेना को डुबोने के लिए जिस सटीक जानकारी की जरूरत थी वह केवल सैटेलाइट से नहीं मिल सकती थी। इसके लिए अंडर वाटर सर्विलांस की जरूरत थी। क्या भारत की सीमाओं के पास हुई इस घटना में किसी और का भी हाथ है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में मिले। समंदर का यह यमराज यानी टॉर्पीडो अब और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया है। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल होने लगा है। यानी अगर दुश्मन का जहाज अपना रास्ता बदलता है या धोखे के लिए कोई डिकॉय नकली लक्ष्य छोड़ता है, तो टॉर्पीडो का दिमाग उसे पहचान लेगा और अपने असली शिकार का पीछा करना नहीं छोड़ेगा।
IRIS डेना के पास शायद कुछ सुरक्षा उपाय रहे होंगे, लेकिन वे इस स्मार्ट किलर के सामने टिक नहीं पाए। 2026 में युद्ध के मायने बदल चुके हैं। अब बड़ी सेनाओं से ज्यादा जरूरी है कि आपके पास स्मार्ट वेपन्स कितने हैं। एक टॉर्पीडो, जिसकी कीमत एक जंगी जहाज के मुकाबले बहुत कम होती है, वह अरबों डॉलर के जहाज को मिनटों में खत्म कर सकता है। यह कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर का दौर है। अमेरिका ने एक टॉर्पीडो खर्च करके ईरान के अरबों डॉलर और उसकी साख दोनों को समंदर में डुबो दिया है। इस घटना के बाद अब दुनिया भर की नौसेनाएं अपने जहाजों के अंडर वाटर प्रोटेक्शन पर दोबारा काम कर रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि पानी के नीचे से आने वाले हमले को रोकना लगभग नामुमकिन है। आप मिसाइल को हवा में मार गिरा सकते हैं, लेकिन टॉर्पीडो को पानी के अंदर रोकना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको एंटी टॉर्पीडो की जरूरत होती है, जो अभी भी विकास के चरण में है। IRIS डेना का अंत एक नए युग की शुरुआत है। ये वह दौर है जहां समंदर की लहरों के नीचे एक नई जंग लड़ी जा रही है। ये जंग वर्चस्व की है, संसाधनों की है और सबसे बढ़कर तकनीक की है। भारत इस जंग में कहां खड़ा है, यह भी हमें सोचना होगा। क्या हमारी नौसेना के पास ऐसे टॉर्पीडो हमले से बचने का कोई अचूक कवच है, या हम भी उसी तकनीक के भरोसे हैं जो कल पुरानी हो सकती है? इस पूरे वाक्य ने हमें यह सिखाया है कि विज्ञान का सही इस्तेमाल कैसे किसी देश की किस्मत बदल सकता है। न्यूटन के नियम स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनका असली इम्तिहान तब होता है जब वे किसी टॉर्पीडो को रफ्तार देते हैं। समंदर की खामोशी के नीचे छिपे इस विज्ञान ने आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। IRIS डेना अब बस एक याद बनकर रह गया है, लेकिन उसकी तबाही की गूंज बहुत दूर तक जाएगी